सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए बच्चे, हम लोग आज का सेशन जो है ना वो ऑन करते हैं। और आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पिटारे सर निकाल कर लाया हूं। और आज हम लोग इन बेहतरीन क्वेश्चनों का लुत्फ यहाँ उठाएंगे। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो एनालॉगी क्वेश्चन से है। प्रयागराज आए बाबू, कुंभ मेले में बड़ा भीड़ होता है। रे मुझे भीड़ से बड़ा डर लगता है, भीड़ से एकदम एलर्जी होती है। तो भीड़ में जाना मैं पसंद ही नहीं करता। अपने शहर का दशहरा घूमे हुए मुझे लगता है कि 15 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हर हर महादेव बाबू। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन का देखिए शिवम ने आंसर भी दे दिया कि सर आंसर बी होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। एक है ना बाबू, अगर हम एक में 5 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6। और 6 का अगर स्क्वायर कर दें तो हम लोग 36 लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से हमारे पास क्या है, 0 2। अगर इसमें हम लोग 5 ऐड करते हैं तो 7 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो सती सती 49 हो जाएगा। बोलो, है कि नहीं? तो 49 किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो पहले वाले का आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। अच्छा, मेरे बगल से ही क्लास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस में क्या कहता है। अब देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने खूबसूरत क्यों कहा तो इसकी खूबसूरती दिखाता हूं मैं आपको। MANGO और E। वैल्यू क्या लिखा है? 13। और क्या लिखा है? 14। और क्या लिखा है? 15। तो इसकी खूबसूरती क्यों है क्वेश्चंस की? तो देखो, एक घर छोड़कर और सिर्फ उसके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया। यानी 1 3 5 वाले का प्लेस वैल्यू जो है ना, बस वही मेंशन किया गया। तो पहले नंबर पे M था तो M की प्लेस वैल्यू 13 हो गई। तीसरे नंबर पे N था तो N की प्लेस वैल्यू 14 हो गई। और पांचवें प्लेस पे O था तो O की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। इसी तरीके से अगर हम इगेल का करें, ठीक है, तो किसकी किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए? तो पहले की, तीसरे की और पांचवी की। तो ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7 और फिर से ई की प्लेस वैल्यू 5। यानी 7 5 7 चाहिए, 5 7 5 चाहिए। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो, ध्यान से समझना क्या है। ओलंपस है। ठीक है, तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ओलंपस को क्या लिखा है? तो सर 18 लिखा है। फिर से क्या? तो सर 20 है, 15 है, 12 है, 24 है, 11 है और 14 है। सर ये काम कैसे कर दिया? तो देखिए बच्चे, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है ना। 15 से 14 करने के लिए यानी -1। एल की प्लेस वैल्यू तो 12 होती है ना। 12 से 11 करने के लिए -1। वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है ना। 25 से 24 करने के लिए -1। 13 से 12 करने के लिए -1। 16 से 15 करने के लिए -1। 21 से 20 करने के लिए -1। और 19 से 18 करने के लिए -1। यानी कि आपस में इंटर क्रॉस करवाने के बाद क्या कर रखा है कि -1 की क्रिया कर रखी है। तो हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं मीटिंग के साथ। देख लो, MEETING है। तो 7 में 1 माइनस होगा 6 ना। 14 में 1 माइनस होगा 13। 9 में 1 माइनस होगा 8। 20 में 1 माइनस हुआ 19। 5 में 1 माइनस हुआ 4। 5 में 1 माइनस हुआ 4। और 13 में 1 माइनस हुआ 12। यानी 6 से शुरू और 12 पे खत्म। 6 से शुरू तो है लेकिन 12 पे खत्म नहीं। 6 से शुरू नहीं, 6 से शुरू है लेकिन 12 पे भी खत्म है। और 6 से शुरू है और 12 पे खत्म है। तो देखिए, तो 12 के पहले डबल 4 चाहिए, इसमें डबल 4 नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। आगे चलें। देख लो, आज टोटल क्वेश्चन आपको जो है ना वो अच्छे अच्छे ही देखने को मिलेंगे। जैसे इसी क्वेश्चंस की हम बात करें, क्या है? तो गोल है हमारे पास और गोल को 3671 लिखा गया है। इसी तरीके से क्या है? हंट है हमारे पास। हंट को
85 लिखा गया है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग की एक रूल होती है, और कोडिंग डिकोडिंग की रूल क्या होती है कि जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना मिले, जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना मिले तो काम कुछ नहीं करते हैं, बस प्लेस के अकॉर्डिंग रन करवा देते हैं। तो देखिए किसके लिए चाहिए, तो हैंग के लिए चाहिए। इसके लिए चाहिए हैंग के लिए। तो एच का प्लेस वैल्यू कितना, तो सर 4। ए का प्लेस वैल्यू कितना, तो सर 7। एन का प्लेस वैल्यू कितना, तो सर 8। और जी का प्लेस वैल्यू कितना, तो सर 3। 4783 चाहिए। 4783 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो हमेशा बच्चे याद रखोगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसका मतलब है कि वो व्यवस्था जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने प्लेस के अकॉर्डिंग व्यवस्था कर दी। तो हैंग के लिए हमने क्या लिखा, तो 47 और 83 हमने लिखा, जो डी नंबर ऑप्शन है ये इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, 5वें नंबर की ओर। तो देखिए कहता है कि सर नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में, यानी कितने शब्द हैं, तो 4 शब्द है, किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, ऑड मैन आउट का पता करना है। ठीक है, खुश रहिए मिथुन जी। तो एम्पायर, बाउंड्री, पिच और ग्राउंड, तो ये सब मैच का पार्ट है। पिच, ग्राउंड, बाउंड्री, ये सब नॉन लिविंग थिंग पार्ट है जो मैच में यूज होते हैं। अंपायर भी मैच में यूज होता है, लेकिन ये लिविंग थिंग है, इसीलिए ए नंबर जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकर होता है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर होगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। तो देखिए ये वाली क्वेश्चन तो लाजवाब है। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, लोधी गार्डन सही में दिल्ली में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। अब सब में क्या लगाया गया है, तो गार्डन। ठीक है, तो ये सब तो रियली में ये तीनों गार्डन ही हैं, आपको फूल पौधे ये सब मिल जाएंगे। लेकिन ईडन गार्डन जो है ना ये खेल का मैदान है। ये क्या है, तो ये इकलौता जो है जो स्टेडियम है, बाकी कोई भी स्टेडियम नहीं है। वृंदावन गार्डन मैसूर में काफी फेमस है, हैंगिंग गार्डन मुंबई में फेमस है, लोधी गार्डन दिल्ली में फेमस है। ईडन गार्डन्स ये क्या है, तो ये खेल का मैदान है, इसीलिए डिफरेंट कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अब अक्सर बच्चे को गार्डन 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 दिखता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कोई स्टेट से तो रिलेटेड नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि ईडन गार्डन कोलकाता में है। ठीक है, और ये बैंड स्ट्रीट के आसपास उपलब्ध है, और ये काफी बड़ा मैदान है। हाँ बाबू, मेरा डेली लाइव होता है। अब ध्यान से देखोगे बच्चे, अच्छा देखिए तो ये 14 है ना और ये 16 है ना, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 16 और 14 अगर हम दोनों को जोड़ दे तो 30 मिलेगा क्या, और अगर 30 को हम दोगुना कर दे तो 60 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 25 और 15 दोनों को जोड़ दे तो 40 मिलेगा क्या, और 40 को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 40 दूना 80 मिल जाएगा। यानी फर्स्ट और लास्ट को आपस में जोड़कर हम जैसे ही 2 से गुना करते हैं हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, तो देखो 21 और 15 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 चाहिए थे, खत्म हो गया। 20 और 40 को जोड़ेंगे 60 दूना 120 चाहिए था, खत्म हो गया। 15 और 30 को जोड़ेंगे 45 दूना 90 चाहिए था, खत्म हो गया। 21 और 19 को जोड़ेंगे 40 होगा, 40 दूना 80 चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि लॉजिक मिल गया तब तो सेकंडों में बन जाएगा, और लॉजिक नहीं मिला तो फिर मिनटों तक आप इस क्वेश्चन से संघर्ष कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब देखो ये वाली क्वेश्चन मुझे अच्छी लगी। जय हिंद अभी जी। देखो यहां से तो नहीं लेकिन यहां से पकड़ा रहा है, कैसे, तो सर 14 नवा 26 से होता है ना। इसका मतलब वो क्या कर रहा है ना कि 13 में 5 जोड़ रहा है, पहले 13 5 कितने हो गए, 18 हो गए। अब इस 18 को इस 13 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो कितना हो रहा है, तो 234 हो रहा है। इसी तरह क्या कर रहा है कि 9 में 5 को जोड़ रहा है, तो 9 5 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए, और इस 14 को 9 से गुना करवा रहा है, तो 14 नवा कितना होता है, तो 26 से यानी 126 होता है।
अब इसी तरह से हम क्या करेंगे बाबू, 7 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे, तो 7 5 क्या हो जाएगा बच्चा, तो 12 हो जाएगा। और 12 को इसी 7 से गुना कर देंगे, तो 12 5 60, 12 छक 84, 12 7 चलो 83, 104, 104, 12 7 कितना होता है जी, 12 5 60, 12 छक 72, 12 7 84 होता है। इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुदेश का ऋतिक का आंसर गलत है, गजानंद यादव जी का 126 आंसर गलत है। यानी जिन बच्चों के आंसर 84 आ रहे थे ना, उन्हीं बच्चों के आंसर जो है वो सही है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें क्या, ध्यान से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ बाबू, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, तो 12 में अगर हम 4 ऐड कर दे 16, और 21 में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो 24 हो जाएंगे, और 14 में 4 ऐड कर दिया तो 16 हो जाएंगे। यानी कि फंक्शन को बनाने के लिए हमें ऐड 4 करने हैं। इसी तरह 23 में 4 जोड़े 27, 24 में 4 जोड़े 27, ऐसा होगा क्या, 21 और 3 24 थर्ड, 14 और 4 16, 21 और 3 कितने 24, और 14 और 4 कितने 16। इसी तरह से देखो 23 प्लस 4 करेंगे तो 27 होगा, और 24 प्लस 3 करेंगे तब कितने होंगे, तो 27 होंगे, और 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 होगा, तो 14 और 2 18, यानी 4 3 2 जुड़ रहा है। तो देखो 20 में 4 जोड़ा 24 हो गए, 9 में 3 जोड़ा 12 हो गए, लेकिन 14 में 2 जोड़ता तो 16 हो जाता, डब्ल्यू के कारण कट गया। 10 में 4 जोड़ा 14 हो गए, 21 में अगर 3 जोड़ता तो 21 3 24 होता, वाई के कारण कट गया। 14 में 4 जोड़ा 18 हो गए, 9 में 3 जोड़ा 12 हो गए, और 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनने वाला है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। देखिए कहते हैं सर, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा डाटा जो है ना वो पर्याप्त है, यानी डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। अब प्रश्न पूछा गया है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। ठीक है, पहला डाटा ने कहा ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, तो जब तक हमें दीवार का रंग मालूम नहीं चल जाएगा तब तक हमें ग्रेनाइट का रंग मालूम नहीं चलेगा। यानी हम कह सकते हैं सर, डाटा एक की मदद से आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि दीवार पे कौन सा रंग लगा हुआ इसकी चर्चा नहीं करी गई है। दूसरा कहता है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, तो बहुत सारे रंग में चमक होती है, तो दूसरे डाटा से भी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ग्रेनाइट का कलर क्या है। अगर हमने एक और दो दोनों को एक साथ मिला भी दिया तब भी हम ग्रेनाइट का कलर पता कर ही नहीं सकते हैं। यानी ना तो एक अनुसरण करता है, ना तो दो अनुसरण करता है, और ना ही दोनों मिलकर अनुसरण करता है। तो देखिए तो क्या कहता है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो पर्याप्त हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला एक पर्याप्त है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखो, फिर से पूछ रहा है कि सर फिर से हमने आपको दो डाटा दिया है, यानी फिर से वो चाहता है कि आप डाटा सफिशिएंसी ही बना कर दो। तो ध्यान से देखो क्या कहता है, एक्स और वाई में कौन जो है ना वो बेहतर डांसर है। तो दो डांसर है, एक एक्स है और एक वाई है। अब पूछ रहे हैं सर इन दोनों में बेस्ट कौन है। तो पहला कहता है एक्स ने अधिक ऑडिशन दिए हैं। अब सोचिए एक्स ने क्या किया है, तो बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं, और वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है। तो ऑडिशन देने वाला बेस्ट होगा कि प्रदर्शन करने वाला। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया है वही फास्ट होगा। इसका मतलब केवल दो पर्याप्त है कि जबकि एक अकेले पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कुछ लोग आंसर तो बहुत फास्ट देते हैं लेकिन फिर बाद में चेंज भी कर लेते हैं। सही बात है बच्चे, एकदम चंदन सही पकड़े हैं। नेक्स्ट वन देखो। अब देखो बाबू, जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया ना वैसे वैसे पेपर को खोलो। तो देखो सबसे पहले पेपर को हमको इस रूप में लाना है। तो इस रूप में अगर हम पेपर को लेकर आएंगे ना, तो ये वाली आकृति पूरी की पूरी यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी, और ये वाली आकृति पूरी की पूरी यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी। अब पेपर को हम पूरा इस रूप में अगर खोल देंगे ना,
तो ये वाली आकृति हमको इस रूप में डिजाइन हो करके मिलने लगेगी। ठीक है, अब देख लो ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है कहाँ है। तो जो छोटा बच्चा होगा वो भी बता देगा कि सर बी में ही तो ये आकृति दिख रही है। तो आंसर हमारे लिए क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है रोनी जी, सर फिर से कौन सा बच्चा क्वेश्चन नंबर बताना पड़ेगा तभी हम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना कि हम पेपर को या तो ऐसे फोल्ड करके इस पे लाए या तो इस पे लाए, चारों में से किसी को ला सकते हैं। तो जब पेपर को फोल्ड करेंगे ना तो हमको ये वाली आकृति मिलनी चाहिए। अब देखो तो कहीं है क्या, तो नहीं सर, ये वाली आकृति है सर। ठीक है, यानी कौन सा बनेगा, तो 2 नंबर ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेंगे। तो आंसर हो गया इसका कितना, बी नंबर। 11 फिर से बतलाना है, कुछ नहीं कहता। ऐसे देखिए, बोला कि सर एक्स और वाई में कौन ज्यादा सक्सेस है। ठीक है, तो एक्स ने ऑडिशन दिया और वाई ने परफॉर्म किया। ठीक है, अब ऑडिशन क्या होता है कि हम कहीं ऑडिशन के लिए गए, भैया हम डांसर हैं, हमने ऑडिशन दिया, पता चला रिजेक्ट हो गए, फिर दूसरा ऑडिशन दिए, फिर रिजेक्ट हो गए, फिर तीसरा ऑडिशन दिए, और वाई ने क्या किया ना कि परफॉर्म ज्यादा किया। तो अच्छा डांसर कौन, जो बार बार ऑडिशन दे रहा है वो, कि जो ज्यादा बार परफॉर्म कर रहा है वो। तो जो ज्यादा बार परफॉर्म कर रहा है ना वही अच्छा डांसर हो सकता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, मान लो कि ये डांस की नहीं है, क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ओ का सिलेक्शन बहुत बार हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मैच ज्यादा नहीं खेल पाया है। लेकिन पी जो है ना वो मैच ज्यादा खेला है। पी क्या किया है, मैच ज्यादा खेला है। तो बताओ, दोनों तो क्रिकेटर है, लेकिन बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो जो ज्यादा मैच खेला है वही बेस्ट क्रिकेटर है। आगे चले, बाहर ही होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चे। अब देखो ये वाली क्वेश्चन तो एकदम झुंझुना वाली क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है ना छोटी वाली, अगर हम बॉक्स को इधर क्रिएट करते हैं तो पहले छोटी वाली लाइन होगी, फिर बड़ी वाली लाइन होगी, और ये बॉक्स हमारा इधर होना चाहिए, और ये दोनों लाइन जो है ना वो इस साइड होना चाहिए। यानी हमें ये वाली फिगर ढूंढकर निकालनी है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली फिगर इकलौती किस में दिख रही है, तो सी नंबर में दिख रही है। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट वन देखिएगा, लीजिए इसमें चित्र ही गायब है, तो हम त्रिभुज गिने किसका। ठीक है, देखिए यहां पूछता है सर कितने त्रिभुज हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस वाले हिस्से में अगर देखोगे ना तो इस वाले हिस्से में आपको 8 त्रिभुज मिलने वाले हैं। कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। तो 8 यहां से मिले, तो 8 यहां से मिले, 8 8 16, 8 तियाई 24 और 8 चक्को 32। तो अभी तक ऑलरेडी हम लोगों को 32 त्रिभुज मिल चुके हैं। अब 32 के बाद देखना, ध्यान दोगे थोड़ा, 32 के बाद अगर ये हम अंदर वाले को लेते हैं तो ये हमारा 33 नंबर का त्रिभुज हुआ, और ये अंदर वाला 34 हुआ, ये अंदर वाला 35 नंबर का त्रिभुज हुआ, और ये अंदर वाला 36 नंबर का त्रिभुज हुआ। अब यही क्रिया बाहर से देख लो, 36 के बाद ये वाला 37 नंबर का त्रिभुज हुआ, 37 के बाद इधर से ये वाला 38 नंबर का त्रिभुज हुआ, इधर से ये वाला 39 नंबर का त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो पहले कितने मिले थे, 8 8 16, 8 चको 32, 33 34 35 36, इधर से 37, इधर से 38, इधर से 39, इधर से 40। तो अभी तक 40 मिल चुके हैं। 40 के बाद देखो ये बड़ा वाला अगर देखोगे तो ये रहा 41 नंबर का त्रिभुज, और इधर से बड़ा वाला देखोगे तो ये रहा 42 नंबर का त्रिभुज। इसी तरह से अगर इधर से बड़ा वाला देखोगे तो ये रहा 43 नंबर का त्रिभुज, और इधर से बड़ा वाला देखोगे तो ये रहा 44 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी मिल गई, तो 44 मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। यानी जिन बच्चों के आंसर 40 आ रहे थे
उनके आंसर बिल्कुल गलत थे। आपने 4 हिडन ट्रायंगल को काउंट ही नहीं किया। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या टोटल बच्चे कितनी है? तो ट्रायंगल की संख्या इसमें टोटल 44 है। जिन बच्चों ने 40 काउंट किया ना, आपसे हिडन ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल छूट चुका है, इसीलिए आंसर ऐसा हो गया आपका। नेक्स्ट वन देखिए, इसको कहते हैं फिगर मैट्रिक्स। क्या कहते, अच्छा फिगर मैट्रिक्स नहीं, इसको सिंपल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है। अब जो भी प्रश्न है, ठीक है, हम लोग इसमें पीछे से आगे की ओर चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग ई की बात करें तो ई के लिए क्या लिखा है? 87। अगर हम 8 में लेटकर जाते हैं और 7 में खड़े हो जाते हैं तो हमारी मुलाकात बी से होगी। हम ढूंढ रहे थे ई को, तो 87 संभव नहीं है, तो वो पूरा ऑप्शन कट गया। अब हम ढूंढते हैं 66। अगर हम 6 में लेट कर जाते हैं और 6 में खड़े हो जाते हैं तो हमारी मुलाकात ई से होगी, ना ई से है। अब जाते हैं 55। अगर हम 55 में जाते हैं तो हमारी मुलाकात ई से होती है, बच गया। अब हम जाते हैं 88। अगर हम 88 में जाते हैं तो हमारी मुलाकात ई से होती है। यानी पहले में हमने सिर्फ एक ही ऑप्शंस को डिस्ट्रॉय कर पाया, बाकी जो है ना वो सारा आंसर नहीं बच्चों, उसकी कोई 16 के शॉर्ट नहीं है। अब हम लोग एल के बारे में बात करते हैं, तो एल में हमको बस 3 ही ना चेक करना होगा, 57, 86 और 96। तो देखो, तो अगर हम 57 का सफर तय करते हैं, 57 का सफर तय करते हैं तो एल मिल जाता है ना। इसी तरह से अगर हम 86 पर जाते हैं तो देखो, तो 86 पे हमें क्या मिलना है? तो सर ओ मिलना है, यानी ये वाली बात खत्म हो गई। 96 पे जाते हैं तो 96 पे अगर हम जाते हैं तो क्या मिलनी है? तो सर एल मिलनी है, 2 बच गया। अब तीसरे नंबर पे हम किसको चेक करेंगे? तो बी को चेक करेंगे। तो बी के लिए तो हमें 2 ही चीज चेक करने होंगे, 87 और 98। तो देखो, अगर हम 87 पर जाते हैं तो हमें बी से मुलाकात होगी, ठीक है। और अगर हम 97 पे जाते हैं, किस पे? 98 पे जाते हैं, तो 98 पे भी हमारी मुलाकात किससे होगी? बी से, यानी दोनों बच गया। अब हम किसको चेक करने वाले हैं? तो सर आर को चेक करेंगे। तो आर के लिए क्या लिख सकते हैं? तो 22 लिख सकते हैं या 41 लिख सकते हैं। तो देखो, तो अगर हम 22 में जाते हैं तो हमारी मुलाकात किससे होती है? आर से। और अगर हम 41 में जाते हैं तो 41 में हमारी मुलाकात किससे होती है? एस से। यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो जाती है और ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे? मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमेशा मैट्रिक्स जब भी आए ना, तो कोशिश करना पीछे से आगे की ओर बनाने के लिए, और एक एलिमेंट को पकड़ना तो ऊपर से नीचे तक चारों ऑप्शन में चेक कर देना। तो इससे आप इसको फास्ट बना सकते हो, 10 से 15 सेकंड कम समय में आपको ये बन जाएगा। अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन लेकर के बनाओगे तो ये समय ज़्यादा ले लेता है। तो एक ही बार टोटल ऑप्शंस पे काम करना, आपके लिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखककार भी है? यानी चारों चाहिए, निबंधकार भी चाहिए, नाटककार भी चाहिए, लेखक भी चाहिए और कवि भी चाहिए। तो देखिए, चारों चाहिए यानी एक ही जगह मिल रहा है और वो है 6, ऑप्शन नंबर सी। चारों किस में मिल रहा है? 6 में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब कहता है कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है? तो हमको नाटककार चाहिए लेकिन निबंधकार नहीं चाहिए। निबंधकार कौन है? वृत्त, यानी हमको वृत्त में नहीं चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए? तो नाटककार चाहिए। तो देखिए, नाटककार क्या है? तो छोटी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज चाहिए लेकिन सर्किल नहीं चाहिए। तो छोटी त्रिभुज में तो 6 और 8 दोनों है, तो 6 सर्किल में आ गया, तो बचा कौन? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकला है। कहता है कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखाकार अथवा नाटककार नहीं है? यानी हमको कवि तो चाहिए और क्या चाहिए? सिर्फ निबंधकार चाहिए। तो कवि किसको दर्शाता है? तो आयत को। और निबंधकार किसको दर्शाता है? तो वृत्त को। यानी हमको ऐसा चाहिए जो केवल आयत और वृत्त में हो। तो देखिए, ये 5 ही ऐसा है जो केवल आयत और वृत्त में है, क्योंकि उसको ना तो लेखक चाहिए ना तो नाटककार चाहिए। तो हम लोग आंसर किसको लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमारा परफेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे।
पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल हो गया। सौरमंडल में कई ग्रह उपग्रह हैं, उसमें पृथ्वी एक अलग ग्रह है और बृहस्पति एक अलग ग्रह है। दोनों ग्रहों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। खुश रहिए रोशन जी। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखोगे, जूता घास मोबाइल। क्या जूता घास और मोबाइल का आपस में कोई भी संबंध एक दूसरे से बनता है? तो नहीं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब जूता अलग है, घास अलग है, मोबाइल अलग है, तीनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो हमारा आंसर क्या चला गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। हाँ, ये वाली क्वेश्चन अच्छी लगी मुझे। ठीक है, ध्यान से देखो। अब कह रहा है कि सर चारों में तो ई ही दिए हैं और चारों में से एक को आपको ऑड मैन आउट करना है, तो आप किसको ऑड मैन आउट कर सकते हो? अब अगर हम संख्या पे जाते हैं तो पहले वाले में चर तिहाई 12 है, यानी पहले वाले में संख्या कितनी है? तो 12 है। दूसरे वाले में 4 4 8 2 10 है। तीसरे वाले में 3 2 5 1 6 है और चौथे वाले में संख्या 4 है। ठीक है, इसका मतलब है कि संख्या के माध्यम से तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ई की संख्या सब में सम संख्या ही है। तो अब क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए कि क्या बनेगा। अगर हम इसके सभी कॉर्नर को जोड़े तो एक वर्ग बना सकते हैं। अगर इसके सभी कॉर्नर को जोड़े तो एक वर्ग बना सकते हैं। इसके भी सभी कॉर्नर को जोड़े तो एक वर्ग बना सकते हैं। लेकिन इसके सभी कॉर्नर को जोड़े तो वर्ग नहीं बनेगा, यानी ये वाली आकृति डिफर्ड है। और ये वाली आकृति किस में दे रखी है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो आंसर ऑप्शन बी है। हाँ बच्चे, बिल्कुल झुंझुना वाला क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक बड़ा तगड़ा था। क्योंकि अगर हम 2 4 6 8 लेकर चलते, अगर इवन नंबर पकड़ कर चलते तो वो बिल्कुल नहीं बनने वाला था। लेकिन उसके डिजाइन से अगर हम देखने जाते हैं तो सी नंबर, तीसरा ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन जो है ना, वो बिल्कुल अलग रिएक्ट करेगा। बाकी सब आकृति जो है उसको कनेक्ट करने पर स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन 2 नंबर पे, 3 नंबर पे स्क्वायर प्राप्त नहीं होंगे। सर मैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट लिया था टेक्नीशियन का, मेरा चेन्नई से फीटर ओबीसी 79 मार्क्स है, होगा सर? चांसेस तो हैं गुलशन। ठीक है, अभी तो रॉ मार्क्स ही आई है ना। अब देखो पूछता है ना सर, दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है? ध्यान से देखना, त्रिभुज काउंट कर रहा हूं मैं। पहले छोटे वाले को काउंट कर लो। तो देखो यहां से हमें कितने मिलेंगे? तो सर 3 मिलेंगे। और यहां से भी कितने मिलेंगे? तो सर 3 मिलेंगे। तो 3 3 कितने हो गए? 6। 6 के बाद अगर इस दोनों को मिला देंगे तो एक बड़ा वाला 6 1 7 हो गया। 7 के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज मुझे ये मिलेगा यानी 8, और एक त्रिभुज मुझे ये मिलेगा यानी 9। इसके अलावा हम कितना भी त्रिभुज खोजने की कोशिश करें, अब हम त्रिभुज बना ही नहीं सकते हैं। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें त्रिभुज की संख्या मेरे भाई 9 हो जाएगी। तो आंसर हम लोग 9 लगाएंगे। देखिए कुछ बच्चे 7 लगाए हैं, 7 तो सिर्फ छोटे वाले में ही मिल गया जी बच्चा। देखो 7 तो सिर्फ हमको इसी वाले में मिल गया। जब हम ये वाला फिगर बनाए ना, तो यही हमें 7 त्रिभुज मिल गया। 3 मुझे यहां से मिल गए, 1 2 और ये पूरा मिलके 3, और फिर 1 2 और ये पूरा मिलके 3, तो 3 3 6, और एक ये बड़ा वाला, तो 7 तो मुझे बच्चा यहीं से मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दें तो ये मेरा 8वां नंबर त्रिभुज हुआ और ये मेरा 9वां नंबर त्रिभुज हुआ। तो टोटल त्रिभुज कितने मिलेंगे? तो टोटल त्रिभुज बाबू 9 मिलेंगे। एकदम आसानी से काउंटेबल था। ठीक है, अब देखो ये तो है ना एकदम झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन, एकदम बगुआ का झुंझुन्ना की तरह बच जाएगा। दर्पण छवि चाहिए तो वाई पे खत्म हुआ है तो वाई से ही शुरू होगा, खत्म हो गया। अब आर अपना रिएक्शन चेंज करके इस तरह से रिएक्ट करेगा, सब में है। एल अपना रिएक्शन इस तरह से करेगा, तो देख लो यहाँ तीसरा लेटर ए है, खत्म हो गया। एल के बाद ए जो है ना वो सेम ही रहेगा, तो सब में है। भी जो है वो सेम रहेगा। अब देख लो ए के बाद आई तो नहीं ना चाहिए, तो खत्म हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए क्या हो गए? तो आंसर हो गए। तो आंसर किसको लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है सुदेश, बहुत लोग आंसर लगा सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
बस उनको रमा हुआ होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकालते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद सूचना पत्र। अब सोचिए, एक सूचना पत्र लिखा गया था, और कहाँ लिखा गया था? तो हॉस्पिटल में जब हम पहुंचते हैं तो अक्सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड का नाम सुनते हैं, जहां एकदम जो पेशेंट इमरजेंसी में होते हैं, आने जाने की स्थिति में उनको रखा जाता है। तो इमरजेंसी के बाहर एक आपात बोर्ड लगा था, और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जब भी आप कमरे में आप वागमन कीजिए ना, कमरे के दरवाजे को बंद कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इसको रोगाणु मुक्त रखना है। तो कहता है सर अजम्पशन लो। तो क्या अजम्पशन ले सकते हैं? आपातकालीन वार्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। हम बिल्कुल अजम्पशन ले सकते हैं। तभी तो हमने कहा कि भैया जब भी बाहर निकलते हो या अंदर आते हो तो दरवाजे को क्या कर दो? बंद रखो। लोगों को इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना, अगर मुझे लगता कि लोग इस सूचना पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या मैं कभी भी ऐसा नोटिस लिखता? तो नोटिस इसीलिए दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि सूचना पर ध्यान दिया जा रहा है। तो एक भी अनुसरण करने वाले हैं और दो भी अनुसरण करने वाले हैं। तो देख लो, एक और दो दोनों किसमें है बच्चे? तो एक और दो दोनों ऑप्शन सी नंबर में दिख रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग एक और दो दोनों को लगाएंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने बी लगाया है कि सर केवल धारणा एक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सूचना दी जाती है ना, तो यही सोचकर के सूचना दी जाती है कि इस सूचना का लोग ध्यान से पालन करेंगे या इस सूचना को लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो कहीं भी सूचना का मोटो यही होता है कि लोग इसे पढ़े। तो यही तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि लोग इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। अगर मुझे लगता है कि मैंने जो नोटिस बोर्ड में सूचना लगाई है अब ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो मैं सूचना ना लगाकर अनाउंसमेंट करवाता कि भैया जो भी आवागमन कर रहे हैं वो दरवाजा को बंद कर दीजिए। तो सूचना देने का मतलब ही होता है कि लोगों का ध्यान उस सूचना पे जाएगा। आप भी कभी बैठकर टेलीविजन देख रहे होते हो और कोई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आती है तो आप उसको सचेत होकर के सुनने की कोशिश करते हो। तो सूचना क्यों दी जाती है? ताकि उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो। तो एक और दो दोनों ऑप्शन जा रहे हैं। तो आंसर हमारे एक और दो दोनों जाएंगे बच्चे, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखा है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए तो नेक्स्ट क्या कहता है। हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहतर पसंद किया। यानी जिस बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया उसको इंडियन मूवी देखना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो पीके देखा ना, पीके मूवी है, आमिर खान की मूवी आई थी पीके, तो पीके मूवी देखा तो उसने कहा कि भैया ये मूवी तो मुझको बहुत पसंद है। अब कहता है सर धारणा लीजिए। तो पीके एक भारतीय फिल्म है, हम कह सकते हैं? पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यानी केवल एक अनुसरण करता है, और केवल एक किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बंधु। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी स्टेज 1 में 30/1/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और ध्यान से अगर देखोगे तो ये पजल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 6 व्यक्ति ABCDEF है, जिनमें से प्रत्येक को 6 अलग अलग रंग, लाल, हरा, नीला, काला, नारंगी और सफेद में से कोई एक रंग पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से प्रत्येक 6 अलग अलग शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता में एक घर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो बताओ बच्चे, लोग कितने? तो सर लोग 6 हैं। कलर कितना? तो सर कलर भी 6 हैं। अब देख लोगे तो घर भी कितने शहर में है? तो सर 6 शहर में है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि बेस और एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? सेम है। तो जब बेस और एलिमेंट सेम है ना, तो कुछ मत करोगे, सबसे पहला काम करोगे कि एक सर्किल डिजाइन करोगे, जितने लोग हैं उतने लोगों की व्यवस्था कर लोगे। तो 6 लोग हैं तो 6 लोगों की व्यवस्था कर लो, और इस सर्किल के अंदर एक सर्किल और बिल्ड कर दो। हो गए? अब सबके नामकरण कर दो। तो कौन कौन है? तो ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ है। देख लो, ये वाले टाइप का पजल बनाना बेहद ही आसान होता है, और ये फॉर्मेट हम तब बनाएंगे जब तीनों चीज सेम होगा। यहां लोग भी 6 थे,
कलर भी 6 थे और शहर भी 6 थे। तो तब हम ऐसा काम करेंगे, 7 लोग हैं, 7 शहर में रहता है, 7 भाषा बोलता है, सेम काम करेंगे। तो जब भी बेस और एलिमेंट सेम हो पजल में तो बस इस तरह से सर्किल बना दीजिए, जितने लोग हैं उसका नामकरण लिख दीजिए, जो है उसको अंदर और जो नहीं है उसको बाहर लिख दीजिए। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से देखना। ए के पास दिल्ली में एक घर है, लेकिन वो नारंगी और सफेद रंग पसंद नहीं करता है। तो ए के पास कहाँ घर है? तो ए के पास दिल्ली में घर है, लेकिन उसको क्या नहीं पसंद है? तो सर ए को सफेद नहीं पसंद है और ए को नारंगी भी पसंद नहीं है। तो जो है वो अंदर और जो नहीं है वो बाहर। अब कहता है सर बी नीला और काला रंग को पसंद नहीं करता है और मुंबई में नहीं रहता है। तो बी को कौन कौन रंग नहीं पसंद है बच्चा? तो नीला नहीं पसंद है, काला नहीं पसंद है और कहाँ नहीं रहता है? तो मुंबई में नहीं रहता है। तो जो नहीं है वो बाहर लिख करके काट दीजिए। आगे चलिए। एफ के पास बेंगलोर में एक घर है और वो लाल रंग पसंद करता है। तो जहां भी एफ है इसके पास कहाँ घर है? तो बेंगलोर में एक घर है और वो कैसा रंग पसंद करता है? तो वो लाल रंग पसंद करता है। छोड़ दिए। डी के पास हैदराबाद में घर है, तो डी के पास जो घर है वो कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और फिर कहता है कि और उसे नीला या काला रंग पसंद है। तो इसको कौन सा रंग पसंद है? तो या तो नीला रंग पसंद है या तो डी को काला रंग पसंद है। नहीं नहीं बोला है, पसंद है बोला है। सी को हरा रंग पसंद है। सी को कौन सा रंग पसंद है बच्चे? तो हरा रंग पसंद है और वो चेन्नई में रहता है। तो सी कहाँ रहता है? तो चेन्नई में रहता है। ई नारंगी रंग को पसंद करता है। ई का पसंदीदा रंग क्या है? नारंगी है। अब ध्यान से देखिएगा, रंग की अगर हम बात करें ना तो 1 और 2 और अंदर भी बात करें तो 2। तो देख लो, अगर बी मुंबई में नहीं रहने वाला है तो ई मुंबई में रहेगा। अब एक व्यक्ति जो और बच गया वो कहाँ का हो गया? तो कोलकाता का हो गया, यानी बी कोलकाता में रहने वाला है। अब यही पूछ रहा है कि कौन कोलकाता में रहता है और सफेद रंग पसंद करता है। तो ध्यान से देखना, इसे नीला रंग पसंद नहीं है, लेकिन इस भाई जी को नीला और काला में से एक पसंद है। तो इसको नीला भी नहीं पसंद और काला भी नहीं पसंद। तो इसमें से एक व्यक्ति नीला रख लेगा और ये व्यक्ति काला रख लेगा, या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति नीला रख लेगा और यह व्यक्ति जो है वो काला रख लेगा। तो अब एक रंग बच कौन गया? सफेद। तो सफेद वाला रंग जो था वो बी के पास चला गया और हमारा अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। कौन कोलकाता में रहता है और सफेद रंग पसंद करता है? तो बच्चे बी कोलकाता में रहता है और सफेद रंग पसंद करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर लेंगे। इसी को हम लोग बच्चे पजल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पजल कहते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया कि किस टाइप के पजल को किस फॉर्मेट में रखेंगे तो जल्दी बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए कहता है ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 लोगों की हम लोग व्यवस्था कर लेंगे और 8 लोगों का फेस जो है बच्चे वो सेंटर की ओर है। अब जैसे जैसे प्रश्न कहा गया है वैसे वैसे काम कर दो। सबसे पहले कहा गया ए ई और जी के बीच बैठा है, तो कोई ए है जिसके एक तरफ ई और दूसरे तरफ जी है, यानी वाइस वर्सा केस। फिर कहता है जबकि जी एफ के दाईं ओर दूसरा है। एफ के दाईं ओर पहला नहीं दूसरा है। कौन? जी। तो बताओ जैसे ही जी यहां आएगा तब ए की कंडीशन यहां और ई की कंडीशन यहां लगने वाली है। फिर कहता है एच डी और बी के बीच में है। तो एच कहाँ है? तो डी और बी के बीच में है। इसका मतलब एच को यहीं रहना पड़ेगा। या तो बी डी यहां हो सकता है या तो डी बी यहां हो सकता है। आगे चल दीजिए। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ए के सामने कौन बैठा है? तो सर बी बैठा है। तो यहाँ तय हो गया कि सर कौन बैठेगा? तो डी। इकलौता बच गया कौन? एच। अब पूछता है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखो ए और बी के बीच चाहे एंटी क्लॉक चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो हर बार 3 ही व्यक्ति बैठेंगे। तो परफेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। तो सी ही हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आगे चले।
नेक्स्ट वन देखोगे। अब देखो बच्चे, मैं बार बार कहता हूं कि यदि डाइस की संख्या अगर बढ़ा दी गई, यानी 3 बार 4 बार 5 बार घुमाकर दिखाया गया, तो वो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। कहता है आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन है? तो आकृति 3 में लाल यहां है ना। अब हमको लाल के सामने ढूंढना है, तो देखो लाल यहां भी है और लाल यहां भी है। यहां तो लाल नहीं ना है, इसको छुपा दो। अब उसमें देख लो कि कौन है, इसमें देख लो कि कौन है जो इस तीनों में नहीं है। तो हमको लाल कहां कहां मिल रहा था? यहां भी, यहां भी और यहां भी। इस वाले को छुपा दो। अब देखो नीला, लाल के बगल में नीला है क्या कहीं? तो नहीं सर, लाल के बगल में नीला नहीं है। नारंगी, लाल के बगल में नारंगी है ना, तो ये नहीं हो सकता। लाल के बगल में पीला है ना, तो ये नहीं हो सकता। लाल के बगल में गुलाबी है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? तो नीला हो सकता है। बस इतना ही काम करना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता है डाइस के प्रश्नों में। नेक्स्ट वन देखोगे। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही खूबसूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही में बहुत ही खूबसूरत है, एकदम मजा दे दिया ये क्वेश्चन। इसीलिए हम देखें कि बच्चे आप भी लोग जो है ना इस क्वेश्चंस का लुत्फ उठा लो। देखो क्या किया है, 7 को 4 से गुना करवाया, 7 चक्वा 28 हो गए ना। और फिर क्या किया ना कि अंदर वाली संख्या को और इस 9 को आपस में जोड़ दिया, तो 19 और 9 को जोड़ा तो फिर से 28 हो गए। इसी तरह से देख लो, 9 को 3 से गुना किया तो 9 तिया कितने हो गए? तो 27 हो गए। अब क्या है मेरे पास? 6 है ना। कितना में हम +6 कर दे कि फिर से वैल्यू मुझे 27 मिल जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? तो 27 में से 6 को घटाना पड़ेगा, और 27 में से 6 को घटाएंगे तो 21 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। देख लो आगे भी वही काम किया है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पचे कितने हो गए? 40 हो गए। और 28 को और 12 को जोड़ दिया तो 28 और 12 कितने हो गए? तो 40 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए हमने कहा कि भैया ये क्वेश्चन आप लोगों को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये 9 + 5 + 15 + 92, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 2 21 का 1, हाथ में बचा 2, 2 1 3 और 9 3 कितने? तो 12। यानी सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया गया। सेम काम करो, 16 + 19 + 24 और +20 सबको एक साथ जोड़कर देखो। 9 6 15, 15 4 19, 19 के लिए 9, हाथ में बचा 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी ये वैल्यू आया 79। तो सेम काम हम लोग क्या करने वाले हैं? 56 है ना बच्चे, 56 + 7 + 9 और +8 को हम लोग एक साथ ऐड करने वाले हैं। तो देखो 7 6 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22, 22 और 8 30, 30 के लिए 0, हाथ में 3, 5 3 कितने? 8 हो गए। यानी 80 चाहिए। 80 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले बच्चे, अमन आप सिर्फ कंटिन्यू रहोगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। बस आप कंटिन्यू रहोगे ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब देखो कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं, ठीक है। कितने मित्र हैं? 5 मित्र, 1 2 3 4 और ये 5। अब कहता है लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। तो लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से क्या है? लंबा है। एम सबसे लंबा है, तो एम जो है ये सबसे लंबा है। ए लंबाई में के से थोड़ा कम और एस से थोड़ा लंबा है, यानी कि ए इन दोनों के बीच में है। तो दूसरे नंबर पे के आएगा, तीसरे नंबर पे ए आएगा,
चौथे नंबर पे एस आएगा और पांचवें नंबर पे आर आएगा और ये अरेंजमेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। कहता है कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे और दो व्यक्ति छोटे हैं, तो यही वो ऐसा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे भी हैं और दो व्यक्ति छोटे भी हैं। तो ए किस वाले ऑप्शन में है बच्चे, तो ए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें स्पष्ट रूप से। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेद औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो भारत का अतीत जो है यानी भारत का पास्ट जो है ये बहुत गौरवमय है। अगर आपको ये देखना है कि भारत का पास्ट बहुत गौरवमय है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी क्या है कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, पश्चिमी देशों में इसकी लोकप्रियता क्या हुई है, बढ़ी है। यानी वेस्टर्न कंट्री में अब लोग हेमोपैथी और एलोपैथिक से ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कहता है सर निष्कर्ष निकालो। आयुर्वेदिक दवा औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। जानकारी हमें किसके बारे में है, तो पश्चिमी देशों के बारे में है, और हम कंक्लूजन किसका निकाल रहे हैं, तो भारत का निकाल रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा, भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है। बताया किसके बारे में गया है, तो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, और हम लोग कंक्लूजन किसका दे रहे हैं, एलोपैथिक का। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसका कंक्लूजन हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है ना तो दो अनुसरण करने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान 1 से 26 तक दिया गया है। ठीक है, अब पूछता है कि सर निम्नलिखित शब्द का मान कितना होगा। तो क्या है मेरे पास, ALPHABETS। अब अगर लिखकर बनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे हो, तो पहले आप लिख रहे हो, इसीलिए आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर लिखकर ना बनाते हो, मेरी वाली लेन देन की प्रक्रिया अपनाते हो, तो काम आपके आसान हो जाएंगे। पूछोगे सर कैसे, तो देखो ये 20 है और ये भी मिलकर के 20-20 कितने हो गए, 40 हो गए। अब यहां से हमने इसको लिया तो 40-10 कितने हो गए, तो 50 हो गए। अगर इन दोनों को ले लिया तो 50 और 20 कितने, 70, एक 71 और एक 72, 72 के बाद 73, 74 और 10 84, यानी इसका टोटल वैल्यू कितना आने वाला है, तो 84 आने वाला है। हमने बिना लिखे हुए इसको जोड़ना स्टार्ट कर दिया ना जिस दिन, उस दिन हमारे लिए काम जो है ना वो आसान हो जाएगा और हम लोग 10 से 15 सेकंड पहले क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम हो सकेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में आपने 10 से 15 सेकंड बचा लिया और ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन में आपने 10 बार 15 सेकंड बचाया, तो आप समझो कि आप एग्जाम को 60 मिनट के जगह 62-64 मिनट का बना लोगे। देखो, राजू रामू का पड़ोसी है और दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर की दूरी पर रहता है। वेनू राजू का पड़ोसी, यानी ढेर सारे नाम यूज किए गए हैं, और जब ढेर सारे नाम यूज किए गए हैं तो मुजवानी मत बनाना, डाटा खींच लेना, हमेशा एक्यूरेट बनेगा। राजू किसका पड़ोसी है, रामू का पड़ोसी है, और वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर पर। तो जहां राजू होगा उसके कहा, तो दक्षिण पूरब में 100 मीटर पर अगर हम जाते हैं तो हमारी मुलाकात रामू से होती है। फिर कहता है वेनू राजू का पड़ोसी और दक्षिण पश्चिम में 100 मीटर पर। तो राजू से दक्षिण पश्चिम में जाने पर कौन मिलने वाला है, तो सर वेनू मिलने वाला है। कौन मिलने वाला है, तो वेनू मिलने वाला है। और वेनू भी कितना डिस्टेंस पे मिलने वाला है, तो सर वेनू भी 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही मिलने वाला है। फिर कहता है खादर वेनू का पड़ोसी और उत्तर पश्चिम पड़ोसी है, तो वेनू है, और वेनू का पड़ोसी है खादर, और कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में 100 मीटर। उत्तर पश्चिम में 100 मीटर पर जाएंगे तो कौन मिलने वाला है, तो ठीक है, तो राजू रामू का पड़ोसी था। ठीक है, और वो कहाँ था, तो दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर दूर, यानी राजू जो था वो रामू के दक्षिण पूरब में। ओहो हो, देखिए पूरा मामला इधर उधर भाग गया। कौन पड़ोसी है, राजू, किसका, रामू का।
तो रामू लिखना है। और राजू कहाँ है? तो रामू का पड़ोसी है और वह, तो और किसके लिए? राजू के लिए। कहाँ रहता है? तो दक्षिण पूरब में, यहां राजू जाएगा। कितना मीटर? 100 मीटर। फिर क्या कहता है? वेणु राजू का पड़ोसी है और वह, और यानी कौन? वेणु, दक्षिण पश्चिम में, यानी यहां से दक्षिण पश्चिम में 100 मीटर पर आएंगे तो कौन मिलेगा? तो वेणु मिलेगा। फिर क्या कहता है? खादर वेणु का पड़ोसी है और, तो और कौन? खादर। कहां? तो उत्तर पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पे, ये खादर है। अब पूछा जा गया है कि रामू के घर से खादर का घर किस दिशा में है। तो देखिए, रामू के घर से खादर के घर आने के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा? तो साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा। आवाज कट रही है? नहीं बच्चे, बैटरी की स्थिति तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखिए, एक ही पासे को बाबू कितनी बार घुमाया है? तो एक ही पासे को 2 बार घुमाया है। और पूछता है कि पीले रंग की सतह के विपरीत सतह पे कौन सा रंग दिखेगा। तो देखो, ना तो पहले में पीला दिखता है ना तो दूसरे में, तो अब दोनों में खोजो कॉमन क्या है। तो दोनों में एक ही एलिमेंट है कॉमन, व्हाइट। और रूल कहता है कि जब पासे को 2 बार घुमाएं और दोनों बार में एक एलिमेंट कॉमन दिख जाए तो उसका अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है। तो पीला हमें नहीं दिख रहा था, तो पीला का अपोजिट सफेद हो जाएगा। और सफेद किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, पहले 1-2 वाले बच्चे, कोई भी कीबोर्ड मेज नहीं है। तो कीबोर्ड ने कहा मुझे 2 रुपया दहेज चाहिए, और कीबोर्ड के पास 1 रुपया देने को दहेज था, खत्म हो गया। कुछ कीबोर्ड मेज नहीं है। तो मेज ने कहा मुझे 2 रुपया दहेज चाहिए, मेज के पास 2 रुपया दहेज है। अलमारी 2 1 में मिलाने को तैयार है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव है, यानी ये सही है। कुछ बेड अलमारी है। अब देखो, बेड किसके पास है? तो पॉजिटिव के पास। और अलमारी किसके पास? तो निगेटिव के पास। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे कबर्ड और मेज है, यहाँ बेड अलमारी है, तो सेम एलिमेंट है नहीं। तो केवल 2 अनुसरण करता है, और केवल 2 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। अब जो बच्चे वेन डायग्राम से बनाते हैं वो बच्चे देख लोगे, जितना भी बेड था ये सभी का सभी बेड क्या था? तो सभी का सभी बेड मेज था। अब कोई भी मेज क्या नहीं था? तो कोई भी मेज अलमारी नहीं था, अलमारी नहीं था। और कुछ अलमारी क्या है? तो कुछ अलमारी कबर्ड है, कुछ अलमारी कबर्ड है। अब कहता है कोई भी कबर्ड मेज नहीं है। तो ध्यान से देख लो, कोई भी कबर्ड मेज नहीं है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं उसी के साथ कह सकते हैं जिसके साथ 100% वाली दुश्मनी हो। यहाँ मेज और कबर्ड में 50% वाली दुश्मनी है, और जब भी 2 वेन डायग्राम के बीच में 50% वाली दुश्मनी होगा तो कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? कुछ कबर्ड मेज नहीं है। तो देखिए, कबर्ड का वो हिस्सा जो अलमारी के पास है, और अलमारी की दुश्मनी मेज से है। तो कबर्ड का कुछ हिस्सा जो कि अलमारी के पास है वो कभी मेज नहीं हो पाएगा, यानी दूसरा नंबर सही है। कुछ बेड अलमारी है। अब देखो, बेड और अलमारी के बीच में 100% की दुश्मनी है, और जहां 100% की दुश्मनी होना वहां कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ, सब गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? तो केवल 2 सही है, और केवल 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है बाबू, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, याद कर लोगे, बड़ा आसान होता है। सभी 21, कोई नहीं 22, कुछ 11, कुछ नहीं 12। सबसे पहले वो सीखने के लिए आपको ये वैल्यू एकदम याद कर लेना पड़ेगा। कुछ कितना? 21, कोई नहीं 22, कुछ 11, कुछ नहीं 12, कुछ 11, कुछ नहीं 12, सभी 21, कोई नहीं 22। ट्रिक लिख दीजिए, ट्रिक छोटा सा है अमन, जो लिख दें बच्चे, वो पूरा का पूरा 3 घंटे का कॉन्सेप्ट चलता है।
अब देखिए आज 39 क्वेश्चन है, पूछता है सर दिए गए में असंगत का चयन कीजिए, आपको ऑड मैन आउट निकालने हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला वाला डिजिट है ना वो पहला ही रहा, लेकिन यहाँ पहला वाला डिजिट दूसरा बन गया, यहाँ भी पहला वाला डिजिट दूसरा बन गया, और यहाँ भी पहला वाला डिजिट दूसरा बन गया, यानी यही अदर से डिफरेंट है। सब में पहला डिजिट जो है वो दूसरा बन जा रहा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में पहला डिजिट जो है ना वो पहला ही बन जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की 39 क्वेश्चन। कल हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी, और फिर से हम लोग कल भी लगभग 40 क्वेश्चंस का लुत्फ उठाएंगे और 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे, कुछ पजल जो थे वो सही में माइंड ब्लोइंग पजल थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा था, एक रैंक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 2 थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो चलिए बच्चे, कुछ नहीं, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं।